यार नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो भी सेंटर्स है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमने इमेज देखी है, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसमें यार मैंने आपको दिखाया है सेरिब्रल एक तो कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो है जो वॉलंटरी कंट्रोल इसके पास होता है, क्या आपने सांस तेज लेना है, हल्का लेना है, नहीं लेना, वो आपकी मर्जी होती है। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये यार पेस मेकर है। इसके अंदर पेस मेकर होता है। मेजरली आप देखो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारा, सही है। ये क्या कंट्रोल करता है, ये अपने पास इंस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं। जबकि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होता। ये कब एक्टिव होता है, ड्यूरिंग जब जब फोर्सफुल ब्रीथिंग हो, मतलब जब एक्सपिरेशन भी एक्टिवली करवाई जा रही हो, तब ये एक्टिव होते हैं, लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब पेस मेकर हमारा कौन सा है, पेस मेकर होता है यहाँ डोर्सल मेडुलरी सेंटर के अंदर। ये रैंप सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। रैंप सिग्नल्स क्या होते हैं, या रैंप सिग्नल्स यूं कह लो कि एक प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग सिग्नल्स होते हैं, तो जो कि मतलब टू द इंस्पायरेटरी मसल्स को जा रहे होते हैं, ताकि स्मूथली प्रोग्रेसिवली इनहेलेशन हो। तो ये मतलब लाइक ऐसे ऐसा राइज करे होते हैं ऐसे, ताकि ऐसे गहरा सांस इंसान ले, सडन गैस गैस ना हो। ठीक है, मतलब यकदम नहीं सिग्नल जाता, स्लोली स्लोली ऐसे रैंप, इन कहते हैं रैंप सिग्नल्स। तो वो कहाँ जनरेट होते हैं, वो भी मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में जनरेट होते हैं। मेजरली बात की जाए तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ने जनरेट करते हैं, और वो आपकी इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ तक सिंपल है। अच्छा, पेस मेकर ये है। आगे आगे हमारे पास आ जाएंगे एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि कहाँ पर होते हैं, पोन्स में। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, एपन्यूस्टिक सेंटर स्टिमुलेट कराता है डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन को, ग्रुप को। ये स्टिमुलेट करते हैं इंस्पिरेशन को। मतलब ये यूं करते हैं कि ये कहते हैं सांस लो सांस लो सांस लो, मतलब सांस लेते जाओ। ठीक है, तो डीप और प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन काज करवाते हैं, और बाद में फिर इसमें पाज आ जाते हैं। तो लॉन्ग इंस्पिरेशन, डीप एंड लॉन्ग इंस्पिरेशन, बाद में पास, तो इसे कहते हैं एपन्यूरोसिस। तो ये एपन्यूरोसिस काज करवाते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, इसलिए इसका नाम रखे। जबकि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना हमारे पास, ये क्या करता है यार, ये असल कंट्रोलर ये है। ये रेट और आप कह लो डेप्थ का कंट्रोलर ना, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ का कंट्रोलर ये है। अब वो कैसे, कि वो एपन्यूस्टिक सेंटर तो इसको कह रहा है कि भाई नहीं, सांस लेता रहे। रैंप सिग्नल मतलब रैंप सिग्नल्स को कहेगा ज्यादा कर, और लंबे लंबे रैंप सिग्नल्स प्रोड्यूस कर। लेकिन जो एपन्यूस्टिक सेंटर, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है, कि ये कहता है कि बस अब सांस रोक दो, और एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन रोक दो, एक्सप्रेशन स्टार्ट करो। लेट्स सपोज आपने तेज तेज सांस लेने, तो उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, कि वो इसे जल्दी सिग्नल भेजा करेगा कि जल्दी इंस्पिरेशन रुक जाएगी और जल्दी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगा और डेप्थ कम हो जाएगी, है ना। और वही अगर ये लेट सिग्नल भेजेगा, तो रेट कम हो जाएगा और डेप्थ ज्यादा हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट आपने रट्टा ही मारना है फिलहाल, कि जो रेट और अपने पास वॉल्यूम है ना, या डेप्थ जो है ना, वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास कंट्रोल। पेस मेकर पूछ ले कौन है, तो वो है डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लिया ग्रुप। ये बात समझ आ जाएगी। एपन्यूरोटिक सेंटर का यही है कि एपन्यूरोसिस कराता है और इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करवाता है। ये बात आपने याद रख लेनी है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के मतलब क्या याद करना है, कि ये अपने पास एक्सपिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, और ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होता। तो अगर मैं वैसे ही आपको ड्रा करूं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास पोन्स है, और ये हमारे पास, अगर हम साइड व्यू ड्रा करते हैं, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास पोन्स है, ये नीचे मेडुला, ये पोन्स है और ये मेडुला है। तो हम लोगों ने यहाँ सेंटर्स डिस्कस कर लिए। मेडुला में मैंने आपको कौन से सेंटर्स बताए हैं, मैंने आपको बताए हैं दो। एक अपने पास आ गया ये वेंट्रल वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, दूसरा हमारे पास आ गया डोर्सल। हमारा फिलहाल मेजर कंसर्न है डोर्सल। ठीक है, और ऊपर हमने डिस्कस किए हैं कि दो सेंटर्स होते हैं, एक एपन्यूस्टिक सेंटर होता है और दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो ये हमारे पोन्स में से आ गए। हमने देखा कि जो अपने पास एपन्यूस्टिक सेंटर है, ये स्टिमुलेट करते हैं इंस्पिरेशन को, जबकि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये इनहिबिट करता है और ये रेट को कंट्रोल करता है। मजीद हमने देखा कि जो अपने पास डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन है, ये इंस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक बात और हमने ऐड करनी है, कि यार जो कीमो रिसेप्टर्स है ना हमारे, बड़ा सेंट्रल बड़ा पेरिफेरल, उनसे भी सिग्नल लेता है हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन ग्रुप। मतलब जो सेंट्रल है वो तो यही रिसेप्टर्स मौजूद होंगे और डायरेक्टली इसको बताएंगे केमिकल चेंजेस का। और जो पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरल कहाँ होते हैं, एक होती है एओर्टिक बॉडीज और दूसरी अपने पास होती हैं कैरोटिड बॉडीज। ये सारी चीजें भी आगे आ जाएंगी।
तो इस वाले से परेशानी होना। एओर्टिक बॉडीज होती हैं, कैरोटिड बॉडीज होती हैं, वो एओर्टिक जो होती हैं वाया वेगस नर्व, और जो कैरोटिड बॉडीज होती हैं वाया ग्लोसोफेंजियल नर्व, इसको सिग्नल भेजते हैं। तो इन शॉर्ट डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन हर जगह से सिग्नल देते हैं, कीमोरिसेप्टर से भी लेते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से भी लेते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर से भी लेते हैं, और फाइनल जो भी इसने भी करना होते हैं, सबकी बात सुन के ये उस हिसाब से पेस को चलाते हैं। तो ये पेस मेकर है। अब ये ऐसी बात अजीब है कि मैं कहूँगा यार पेस मेकर ये है, रेट और रिदम को न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करते हैं, तो बात थोड़ी सी अजीब है। लेकिन एक्चुअली ना इसके पेस मेकर का मतलब ये होता है कि ये रैंप सिग्नल्स ना अपनी खास स्पीड में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि कितना लंबा इंस्पिरेशन के रैंप सिग्नल्स चलाने हैं। तो ये जो बाकी चीज़ें ना ये इनके रैंप सिग्नल्स को स्लो डाउन या फास्टन करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल एक्चुअली न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास ही होता है। खैर ये सारी स्टोरी है। अब इसको फिलहाल आप जो समझाया है ना इसको रट्टा मार लें, डिटेल में घुसेंगे तो समझ फिर भी नहीं आएगी और टाइम ज़ाया होगा। विच ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, देखो कौन सा ग्रुप है जो इनएक्टिव होता है ड्यूरिंग, नॉर्मली इनएक्टिव होता है और इंक्रीज ब्रीदिंग में एक्टिव होगा, मेडुला में पाया जाता है, कौन सा है? वेंट्रल। अच्छा, कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि डोर्सल न्यूक्लियस इन मेडुला, जो कि क्या कहते हैं मेडुला के अंदर होता है, और रेट, अच्छा नहीं, रेट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सही है। इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो कि मतलब मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, वो कहाँ होते हैं? डोर्सल मेडुलरी सेंटर में। इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल्स को कौन प्रोड्यूस करता है? डोर्सल मेडुलरी सेंटर या फिर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अच्छा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रोड्यूस करता है, देयर रेट इंक्रीजेस इन, इनका रेट कौन बढ़ाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। रेट और रिदम, रेट और डेप्थ उसके पास है, कंट्रोल है। अच्छा सही है। फिर अपने पास आ गया स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज थ्रू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाईजान जो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, वो उसको डिटेक्ट करना काम है पेरिफेरल रिसेप्टर्स का। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना, उसको डिटेक्ट करना काम है सेंट्रल रिसेप्टर्स का। ये बात आपने फिलहाल के लिए याद रख लो कि ये ब्लड में इसको ये डिटेक्ट करते हैं। अगला सवाल भी सेम ही है। वो कहता है जो H+ कंसंट्रेशन है आर्टेरियल ब्लड में, उसको कौन डिटेक्ट करता है? तो वो लिखा हुआ है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ऐसा है, अभी के इसको मान लो, असल में जब अगला टॉपिक ये वाला पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगी हमें। आगे चलते हैं। एट्रोपिन जो है ना, एट्रोपिन वो, उसका कोई रोल है ही नहीं रेस्पिरेटरी सेंटर पे। एट्रोपिन क्या है? मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट है। इसने मतलब अभी आपको ख्याल है रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन कौन चीजें कंट्रोल कर रही है, तो वहां कोई मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स नहीं होते, बात खत्म। वेगस नर्व प्रोक्सिमल एंड कट, स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल पार्ट काजेस बट। यार ये ना अब थोड़ी सी अजीब है बात, जो मुझे इसकी समझ आई मैं आपको समझा देता हूँ। ये वैसे सही बताऊँ तो ये वाला टॉपिक जो हमने अभी भी डिस्कस किया ना, ये मुझे तो बस बहुत टाइम लगा और बाद में भी वही समझ आई जो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि यार जो हमारे पास एक रिफ्लेक्स होता है, हेरिंग, HERING, हेरिंग ब्रीवर, BREUER रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स क्या है? ये जब हमारे एयरवेज जो है उनमें स्ट्रेच पड़ता है, लेट्स सपोज आप इनहेलेशन कर रहे हो और ज्यादा आपने डीप इनहेलेशन कर रहे हो, तो जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह पे स्ट्रेच पड़ेगा, उस स्ट्रेच की वजह से वेगस स्टिमुलेट होगी। ठीक है, वेगस जाके मेडुलरी जो सेंटर है हमारा, रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसको स्टॉप करेगी कि भाई सांस मतलब बस खत्म करो, नहीं तो लंग्स ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे। ये है हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स। ये ओवर इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और वो इनहिबिट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को। और वो अगर लेट्स सपोज आप इसको ज्यादा स्टिमुलेट कर दो, वेगस को जो कि लेके जा रही थी उसकी ज्यादा स्टिमुलेशन करो, तो वो ज्यादा इनहिबिट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को और एपनिया काज हो सकता है। तो मुझे ये समझ आई है इससे। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 राइजेस अप टू 6 mmHg। अच्छा, इसमें ये है कि जब भी किसी बंदे को अचानक एपनिया हो किसी वजह से, तो उसमें जो फर्स्ट मिनट में राइज होता है ना वो ज्यादा होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में। वो कितना होता है? 6 mmHg राइज होते हैं। उसके बाद 3 से मतलब इससे आधा राइज होता है, 3 या 4 mmHg राइज होता है। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट मिनट में ना बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती कि क्या हुआ, हो क्या गया। तो सडनली जब एपनिया होता है तो फर्स्ट मिनट में
ज़्यादा राइज़ आते हैं और उसके बाद फिर हर मिनट कितना तकरीबन राइज़ आते हैं। तो मुझे ये ऐसी बात की समझ आई है। ब्रीफ एपनी आफ्टर वेंटिलेशन सपोर्ट विद 60% ऑक्सीजन इज़ ड्यू टू। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? एक बंदा है, अब ये इसमें ना सिनेरियोज़ में कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग, मैं आपको कंप्लीट सिनेरियो समझाता हूँ कि लेट्स सपोज़ किसी बंदे को क्रोनिक हाइपरकैप्निया है। क्रोनिक हाइपरकैप्निया मतलब CO2 का लेवल ना उसका ज़्यादा ही रहता है। लेट्स सपोज़ वो COPD का पेशेंट है या फिर कोई और वजह है कि उसका ना ये लेवल ज़्यादा ही रहता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उस पेशेंट के जो सेंट्रल रिसेप्टर्स हैं ना, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, मैंने वो क्या बताया था, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करती हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को। अब वो रहता ही ज़्यादा है तो वो फिर इसको छोड़ देते हैं रिजेक्ट करना, मतलब वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। और जो मेजर कंट्रोल आता है ना हमारे पास, फिर वो पेरिफेरल रिसेप्टर्स के पास चले जाते हैं। और जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं वो किसको कंट्रोल कर रहे थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्terial प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ तक बात क्लियर है कि एक बंदा है COPD का, क्रोनिकली कोई भी बंदा हो सकता है जिसमें क्रोनिकली ज़्यादा हो। वो भी हो सकती है रीज़न, या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसमें आपने कोई ऐसे सेडेटिव्स या कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ किए हों जिन्होंने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दिया हो। तो इन शॉर्ट किसी वजह से सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे और CO2 को आप डिटेक्ट, उसकी चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर रहे, उस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब रिस्पॉन्स किस पे आ रहा है? सिर्फ आर्टीरियल ऑक्सीजन पे, ऐसे ही है उसके प्रेशर पे। अब हमने क्या किया, हमने लेट्स सपोज वो COPD का पेशेंट था, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं करे, हमने उस पेशेंट को शिफ्ट कर दिया वेंट पे और उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन देने की वजह से वो कंटिन्यूअसली कुछ देर तक वेंट पे रहा, जिसकी वजह से उसका जो पार्शियल आर्टेरियल प्रेशर था ऑक्सीजन का वो ज़्यादा हो गया ब्लड में। अब जब ये ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर, तो ये पेरिफेरल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा, मतलब वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, ऐसे ही है। और जब वो स्टिमुलेट नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एक्टिवेट नहीं करवाएँगे। तो इसका ज़्यादा होने की वजह से अब कीमोरिसेप्टर्स भी एक्टिवेट नहीं हो रहे क्योंकि CO2 को डिटेक्ट ही नहीं करते, वो तो वैसे ही बंद है। और पेरिफेरल इसलिए एक्टिवेट नहीं हो रहे कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हुआ है, हमने भी वेंट से बच्चे बंदे को निकाला है, उसका बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसकी वजह से कुछ देर के लिए आफ्टर वेंटिलेशन बंदा एपनिया में चला जाएगा। सही है? तो ये सारा कंसेप्ट है पीछे। और ये हर बंदे में नहीं होगा, ये उन बंदों में होगा जिनमें आपको बताया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, जिनमें कांस्टेंट हाइपरकैप्निया या फिर सेडेटिव्स लिए हुए हैं, ऐसे पेशेंट में ऐसा होगा। तो खैर इसने लिखा है लो आर्टीरियल सप्रेसिंग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। तो यार लो आर्टीरियल ऑक्सीजन तो सप्रेस नहीं करेगी ना, वो तो स्टिमुलेट करेगी। सही है ना? तो मतलब हाई होना चाहिए था मेरे हिसाब से, इसको आपने देख लेना है। हाई आर्टेरियल ऑक्सीजन जो होगी ना आफ्टर सीमेंट, वो सप्रेस रखेगी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को भी। सेंट्रल पहले से थे तो इस वजह से एपनिया आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा कीमोरिसेप्टर्स। यार दो होते हैं, सेंट्रल होते हैं, पेरिफेरल होते हैं। सेंट्रल जो है वो पाए जाते हैं कहाँ? हमने देखा अभी तस्वीर में, मेडुला मैंने आपको समझाया था। और जो पेरिफेरल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कैरोटिड बॉडीज में और एओर्टिक आर्च में। कैरोटिड बॉडीज कह रहा हूँ, सॉरी, कैरोटिड बॉडीज उनका नाम है, कैरोटिड बॉडीज हैं और एओर्टिक बॉडीज हैं जो कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं। कैरोटिड बॉडीज पाए जाते हैं बाइफरकेशन के लेवल पे और जो एओर्टिक आर्च के में पाए जाते हैं एओर्टिक बॉडीज। तो ये अपने पास आ गई पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ना वो डिटेक्ट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन उसे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है ना, ये जब ज़्यादा होती है, जितनी भी हो तो वो डिफ्यूज़ कर जाती है CSF के अंदर और वहाँ H+ बनाती है और वो H+ हमारे कीमोरिसेप्टर से डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो कीमोरिसेप्टर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ना, वो CSF की pH को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि मेंटेन की जा रही होती है या फिर जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है CO2 के पार्शियल प्रेशर को। आई समझ? तो वो ये बात पूछ सकते हैं, या तो CSF की pH कह सकता है या फिर CSF में H+ की तादाद कह सकता है या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कह सकते हैं। तीनों एक बात ही है। लेकिन जो पेरिफेरल हमारे कीमोरिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पड़े होते हैं और वो मेजर उनका जो स्टिमुलस है ना वो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। लेकिन इसके अलावा वो CO2 के पार्शियल प्रेशर को भी कुछ करते हैं और जो ब्लड में pH है उसको भी करते हैं। ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड में, CSF की बात नहीं हो रही, वो CSF है, ये आर्टीरियल ब्लड है। तो इधर सवाल जो पहले आया था उसने कहा था आर्टीरियल ब्लड में H+ की कौन करते हैं, और इसी तरह यहाँ आया था आर्टीरियल PO2 को कौन करते हैं। ठीक है? अगर वो कहता था आर्टीरियल PCO2 को कौन करते हैं, तब आप क्या जवाब देते?
तब सेंट्रल थे। या यहाँ अगर आ जाता कि CSF में PHO H प्लस कंसंट्रेशन को कौन करते तब सेंट्रल आंसर था। सही है। अच्छा आगे चलते हैं। यार ये सिंपल बातें आ गई हैं अब। कीमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन जो पेरिफेरल है वो ऑक्सीजन को करते हैं, पेरिफेरल करते हैं। स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज आर्टीरियल कौन करते हैं? पेरिफेरल रिसेप्टर्स। एक पेशेंट को वेंट पे पुट किया, उसके बाद उसको जब निकाला तो वो एपनिया हो रहा था। क्या वजह थी? कि हाई आर्टीरियल, या इसको कंफर्म करना मुझे यही लगता है कि हाई आर्टीरियल जो ऑक्सीजन होगी आफ्टर वेंटिलेशन वो सप्रेस करेगी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को। एबीजी हमने करवाई और इसमें आप अगर देखो तो पार्शियल प्रेशर CO2 70 पे है। कितना होता है नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर? 34 से 45 होते हैं, सॉरी 35 से 45 होते हैं। कितना होता है? और कहाँ पे 70 पे पहुंचा हुआ है, तो डेफिनेटली ज्यादा CO2 है तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। एक पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, उसके रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो गया है, पार्शियल प्रेशर CO2 देखो 60 पे चला गया। क्या होगा कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिव होंगे, बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स टू इंक्रीज वेंटिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, हाँ जी, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर CO2 को दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने अभी देखा कि मेजर पार्शियल प्रेशर CO2 मेजर है किसका? सेंट्रल का, लेकिन पेरिफेरल भी करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऑक्सीजन, वो सिर्फ पेरिफेरल का ही है। सही है। बाकी ये बात आ गई। अब कैप्नोमीटर आपको दिखाया था ना, उसके उसके हवाले से सवाल है। कैप्नोमीटर इज यूज्ड टू मेजर पार्शियल आर्टीरियल प्रेशर ऑक्सीजन, नहीं तो CO2 नहीं डिटेक्ट नहीं करता यार। ये क्या डिटेक्ट करता है? आपको पता है एक्सपायर्ड एयर में CO2 कितनी है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसको कौन डिटेक्ट करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को ABG से डिटेक्ट करते हैं। जब हम लोग वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह वो सब कुछ निकालने चाहते हैं तो उसके लिए ABGs करवाते हैं ना। कैप्नोमेट्री कराई कभी? तो ये कैप्नोमीटर सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि एक्सपायर्ड एयर में CO2 की कितनी कंसंट्रेशन है। सही है। और ये यूजफुल है इन एयर एम्बोलिज्म। हाँ ये बात ठीक है, ये सिर्फ एयर एम्बोलिज्म में नहीं, पल्मोनरी किसी भी किस्म का एम्बोलिज्म होना उसमें इसका फायदा है। वो कैसे? कि उसके लिए डायरेक्ट अकेला कैप्नोमीटर लाइक ऑन द स्पॉट नहीं फायदा, इसके लिए आपने वो ग्राफी करनी होती है, कैप्नोग्राफी करनी होती है। कैप्नोग्राफी का मतलब पेशेंट से क्या, लेट्स सपोज आपको रिस्क है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का किसी भी वजह से, मतलब कोई भी रीजन है, मैं आपको क्या, लाइक फ्रैक्चर में आपको पता है फैट एम्बोलिज्म हो जाता है, ICU का पेशेंट है, बेड रिडन है, DVT है, जो भी रीजन है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का रिस्क है। तो ऐसे में आप कैप्नोग्राफी कर सकते हो। कैप्नोग्राफी ये है कि आप कैप्नोमेट्री मतलब कॉन्टिन्यूसली उसकी एक्सहेल एयर में CO2 मेजर करते हो, तो वो जो भी उसका ग्राफ एक बनता रहता है। और अगर सडन उसमें फॉल है ना, सडन फॉल है तो वो शो करता है, अनएक्सप्लेन सडन फॉल है तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट लाइकली हो सकता है। सही है। तो इस तरह ये डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब इसके एक्सप्लेनेशंस में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद समझदार हो। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया इसका क्या मतलब है? कि जो जो CO2 मौजूद थी हमारे पास, तो वो जाके ब्लॉक कर देगा ना हमारा एम्बुलेंस जो है, पल्मोनरी आर्टरी को जाके ब्लॉक कर देगा। तो उसमें आप मुझे बस इतना बताओ कि अगर उसने पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो क्या जो जो भी अपने पास CO2 थी ब्लड में, क्या वो एल्विलाई से क्रॉस कर पाएगी, बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना। CO2 एक्सहेल नहीं हो पाएगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो एक्सहेल CO2 का लेवल सडनली फॉल कर जाएगा। तो ये इस तरह होता है। अ पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज उसको, हाँ प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये MCQs आते हैं, इसको रट्टा मार लें ऐसे समझ लें। तो यही है कि अगर बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता है ना, तो अभी जब भी वो एक रूटीनली एक्सरसाइज करता है और जब वो स्टार्ट करेगा एक्सरसाइज, तो हमारे टेंडन्स के अंदर, हमारे मसल फाइबर्स के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना उसे स्टिमुलेट कर देते हैं और रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब अभी CO2 का लेवल ज़्यादा नहीं हुआ या फिर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम नहीं हुआ। नॉर्मली तो ये जिन्होंने जाके कीमोसेप्टर्स को बताना था। लेकिन और भी रिसेप्टर्स होते हैं, ना सिर्फ कीमोसेप्टर्स नहीं है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हमारे जॉइंट्स में हमारे प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो भी सिग्नल्स पहुंचाते हैं। तो जैसे ही आप रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो उसी टाइम रेस्पिरेटरी रेट अपने आप ज़्यादा हो जाएगा पहले ही। इन स्टेबल COPD diseases, chemoreceptors become less sensitive to, हाँ ये वाली बात असल जो मैं आपको पहले डिस्कस की,
कि क्यों वेंटिलेशन सीओपीडी का पेशेंट हो या हाइपर कैपनिया वाला पेशेंट हो उसको वेंट के बाद क्यों एपनिया होता है, तो उसकी ये रीज़न लिखी हुई है। एल्वियोलर वेंटिलेशन डिक्रीज बाय हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स, बिल्कुल ऐसे ही है कि वही ना, मतलब ये अभी डिस्कस किया था हमने, कब ये एक्टिव होता है जब ज़्यादा डिस्टेंशन होती है। तो जब ये कह लो कि इंस्पिरेशन को कम करवाएगा तो एल्वियोलर वेंटिलेशन भी कम होगी ना। एल्वियोलर वेंटिलेशन ये होती है कि 1 मिनट में कितनी फ्रेश एयर एल्वियोलाई तक पहुँचती है। मतलब कितनी जितनी डीप ब्रीथिंग होगी उतनी ज़्यादा एल्वियोलर वेंटिलेशन होगी। खैर अब लंग्स स्ट्रेच रिसेप्टर भी इसे कहते हैं, हेरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स भी कहते हैं, और इसमें यही है कि लंग एक्सपेंशन होगी और स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे एयरवेज के अंदर, वो स्टिमुलेट होंगे, वेगस के थ्रू सिग्नल भेजेंगे मेडुला को और वो शॉर्टन कर देगा इंस्पिरेटरी, मतलब उसे स्टॉप कर देगा, एक्सपिरेशन स्टार्ट करवा देगा। इरिटेंट रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारे ये एयरवेज में होते हैं। जब भी आपको नॉक्सियस सब्सटेंस, कोई डस्ट वगैरह, कोई धुआं वगैरह लगे तो आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है। जे रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, जे से जस्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स। जे रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, जो अपने पास पल्मोनरी कैपिलरीज है ना, उनके उधर होते हैं। और जब एंगोजमेंट हो पल्मोनरी कैपिलरीज की, लेट्स सपोज हार्ट फेलियर के अंदर, तो ये रैपिड शैलो ब्रीथिंग स्टार्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये ज़्यादा इसी से पूछा है उसने, हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स में क्या होगा, ये इनहिबिट किसे करेगा, डोर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रेस्पिरेशन को, ठीक है, डोर्सल मेडुलरी ग्रुप को, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को बेसिकली, सही है। एक्टिवेट कौन करता है ऐसे, ब्रोंक जो एयरवेज हैं उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट करते हैं। इंक्रीज क्या होता है, एक्सपिरेशन को इंक्रीज करेगा, मतलब इंस्पिरेशन को कम करेगा, एक्सपिरेशन को स्टार्ट करवाएगा। एल्वियोलर वेंटिलेशन कम होती है हेरिंग रिफ्लेक्स में। इरिटेंट रिसेप्टर्स इन द एयरवेज, वो कफ करवाते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। 23 साल की औरत है और उसको कफिंग होती है पैरोक्सिस्मल, और व्हेन एयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, मतलब ठंड में जाएगी, कुछ एलर्जिक टाइप्स है उसे, तो इसे इरिटेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। In acute exacerbation of asthma, which receptor parameter decreases? अच्छा, अब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज तो आपको अच्छे से आती है, हम लोग कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या मसला होता है कि आपकी जो एयर है उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे, ऐसा ही है। तो इसमें ये मसला होगा कि बंदा, तो एफ बी ई वी वन और एफ बी सी रेशो क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। 70% बाद जगह होता है, बाद जगह 80% होता है, तो उसे कम हो जाएगी। मुराद ये है कि बंदा जो है, एफवीसी क्या होता है कि टोटल एयर कितनी निकाल सकते हैं मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, और एफईवी1 क्या है कि जो फर्स्ट सेकंड में कितनी निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये बंदा जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, सांस को बाहर निकालने में इसको दुश्वारी है, तो ये पहले सेकंड में कुछ ज्यादा सांस बाहर नहीं निकाल पाएगा, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता सा पफ पफ पफर भी कहते हैं इनको, पिंक पफर्स भी कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालेंगे। तो एज ए रिजल्ट इनका एफईवी1 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एफवी भी कम होगा, लेकिन एफईवी1 ज्यादा कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट इनका ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगी। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में पेशेंट होता है कि उसमें एक्सपैंड नहीं कर पा रहे होते, मल्टीपल रीजंस होती है, जैसा कि लंग्स फाइब्रोज हो गए हैं, या फिर बाहर से काइफोसिस है, चेस्ट वाल का मसला है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। इन शॉर्ट जो भी रीजन है, लंग्स को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होगा कि एफईवी1 भी कम हो जाएगा, एफवीसी भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो जब लंग्स का वॉल्यूम छोटा हो जाएगा तो सब सारे वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, जितने भी वॉल्यूम्स होते हैं लंग का साइज ही छोटा हो गया आप कह लो, तो सारे वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, तो टोटल जो एक्सपायर कर सकेगा वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जो टोटल में से फर्स्ट सेकंड में जितना एक्सपायर होगा वो नॉर्मली होगा। मतलब असल चीज ये होती है कि नॉर्मली ना एक बंदा अपना जब जो एक्सपायरेशन करता है जब, तो अपना पहले सेकंड में 70% एक्सपायर कर चुका होता है, नॉर्मल रूल है 70 या 80%, सही है। लेकिन स्ट्रक्चरल लंग डिजीज में क्या होगा कि वो पहले सेकंड में अपना 70% एयर को एक्सपायर नहीं कर सकेंगे, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ये होगा कि जितनी भी एयर है, मतलब थोड़ी ही है अंदर, पहले सेकंड में वो 70% या 80% निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है किसी किस्म की। तो बस ये स्टोरी होती है इनमें। बाकी आपको पता है मैंने ज़्यादा ही शायद समझा दिया, तो आपको पहले ही आता है। खैर, FeV1 और FVC की नॉर्मल वैल्यू 0.8 से ज़्यादा होती है या 0.7 से ज़्यादा होती है, ये सारी बातें आ गई। FeV1 और FVC, FV1 अकेला नहीं डराता, FeV1 तो एक वॉल्यूम है ना, फर्स्ट सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है। FVC रेशियो 83% आई है, तो वो नॉर्मल लंग है। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इन दोनों डिजीजेज में, इस रेशियो के साथ।
बाकी एस्थमा में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो इसमें रेशो कम हो जाएगी। FEV1 भी देखो, FEV1 और FVC तो FEV1 तो आपके पास रिस्ट्रिक्टिव में भी कम होगा, है ना। असल बात ये है कि फ्रैक्शन देखनी होती है हमने, तो ये कोई इतना इतना अच्छा नहीं है। ऑप्शन में हो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन FEV1 रिस्ट्रिक्टिव में भी कम होगा। इन यंग मैन ऑफ 20, अगर ये FEV1 और FVC के हवाले से किसी को ना इतना क्लियर हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, बड़े अच्छे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर बच्चों को ये चीज़ आती होती है, तो इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करते। ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें तो हमारे पास इसमें अस्थमा के अंदर कम होगा। यहाँ देखो 80% से कम उसने कर दिया है, क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। वैसे 80% ही आप दें मेरे को, या 0.8%। अच्छा, और इसमें भी वही है, 65 से कम है अस्थमा के अंदर। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अब मेल है, उसको आप एक ETT करवा रहे हो। ETT मतलब कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आप ट्रेडमिल में ना बंदे को भगाते हो, साथ में उसके ECG कर रहे होते हो, और उसको क्या कहते हैं, ECG कर रहे होते हो, तो उसके ना हार्ट को चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं। खैर, एक बंदा था, उसने 112 बीट्स तक गया है, पीक कार्डियक एक्टिविटी, और उसके बाद उसको अचानक से सांस चढ़ना शुरू हो गया है, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो गया। लेकिन जो FEV1 और FVC है वो ज़्यादा ही है 0.7 से। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज नहीं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। मतलब यूँ हो सकता है कि लेट्स सपोज वो पेशेंट स्मोकर है, उसकी फाइब्रोसिस हुई हुई है, लंग्स की लंग्स इतने अच्छे हेल्दी नहीं है, तो जब वो ज़्यादा काम करता है तो लंग्स नहीं उसको अकोमोडेट कर पाते, तो उसको सांस चढ़ जाता है, सिंपल इज दैट। लेकिन उसको रेशो सही रहती है, तो मतलब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। एक पेशेंट है, 1 साल से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, ब्रीदिंग, सब कुछ है। और न्यूट्रोफिल इलास्टेज की एक्टिविटी को कौन सा सब्सटेंस बढ़ाता है स्मोक के अंदर, तो वो निकोटीन है। निकोटीन एक्चुअली डायरेक्टली इसकी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाती। निकोटीन एक क्या करती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज कराती है लंग्स के अंदर, और वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वहाँ अपने पास न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है उनकी क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं लंग्स में, मतलब उनको बुलवाते हैं। तो फिर न्यूट्रोफिल्स आके वहाँ इलास्टेज, जितनी ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स तो ज़्यादा इलास्टेज रिलीज करेंगे, एज रिजल्ट ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी। एक 66 ईयर ओल्ड बाबा जी हैं, उनको इंक्रीजिंग डिस्पनिया, 1 साल से स्मोकर भी हैं, और प्लूरल प्लेक, बायलैटरल डायफ्रामेटिक प्लूरल प्लेक्स, ये आप कह लो कि यार बड़े मार्कर हैं एस्बेस्टोस के एक्सपोजर का। मेसोथेलियोमा टाइप कुछ हो सकते हैं इन्हें, और ये एस्बेस्टोस के एक्सपोजर का ना अपने पास क्लासिकल फाइंडिंग कह लो। अ पेशेंट विद कफ डिस्पनिया, डिक्रीज्ड FEV1, डिक्रीज्ड FRC। FRC मतलब फोर्स रेसिडुअल कैपेसिटी। यहाँ हम लोग समझेंगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम कम है, रेसिडुअल वॉल्यूम कम है, FEV1 भी कम है, FVC भी कम है। तो ये किस तरफ आपको लेके जा रहा है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की तरफ, ऐसे ही है। तो ये पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। पल्मोनरी पैरामीटर डिक्रीज इन काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है। असल में स्केलेटन की शेप ऐसी हो जाती है कि लंग सही से एक्सपैंड नहीं कर पाते, तो उसमें FEV1 और FVC कम होगा, या FEV1 अकेला तो COPD में भी कम होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में भी कम होगा। अभी डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस आपने आंसर डिसाइड करने हैं, ये आपको देख लेना है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे।